इन एन एसी सर्किट आपको वोल्टेज दिया हुआ है 100 साइन 100t एंड करंट आपको दी हुई है और पावर डेसिपेशन पूछ रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं, तो एवरेज पावर हम निकालेंगे। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है पी एवरेज, दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। अब ई नॉट हो गया पीक वोल्टेज जो कि आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, और आई नॉट हो गई पीक करंट वो भी आपको 100 दी हुई है, अपॉन 2। और कॉस फाई कितना हो जाएगा, तो कॉस फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है, तो वो दिया है पाई/3। तो जरा देखते हैं कितना आने वाला है। ठीक है, कॉस पाई/3 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, करंट है मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में तो ये जो 100 है इसमें 10⁻³ से भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि cos 60 भी हाफ होता है और ये 2 नीचे पहले से है वहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा। तो जो एवरेज पावर आपकी आ जाएगी 2.5 वॉट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आरएमएस वोल्टेज आपको दिया है, प्योर रेजिस्टेंस 10 ओम में हम फीड कर रहे हैं, तो पावर डेसिपेशन पूछ रहे हैं। तो अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है तो कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाता है। तो जो पावर का फॉर्मूला बनेगा, सिंपली आप ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस भी कह सकते हो, या इसी को तुम कह सकते हो ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को तुम कह सकते हो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, पावर फैक्टर इसमें आएगा नहीं, पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाती है 1, कॉस फाई 1 हो जाता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमें वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस दिया है। तो कितना हो जाएगा, आर एम एस वोल्टेज दिया 30 वोल्ट, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 अपॉन रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। सो योर आंसर इज 90 वॉट। जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको बी पार्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक आइडियल इंडक्टर है जिसकी वैल्यू दी है 1/पाई हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 300 ओम रजिस्टर। ठीक है, और 220 वोल्ट 200 हर्ट्ज की एसी सप्लाई हमने कनेक्ट करी है। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं वोल्टेज और करंट में कितना होगा फेज डिफरेंस। ठीक, तो अगर हम इसका फेजर बनाएं तो इस तरह का फेजर बनता था। यहाँ हम बनाते थे नेट पीक वोल्टेज, और रेजिस्टेंस है तो आर इधर बनता था, इंडक्टर है तो एक्सएल यहाँ बनता था, और आर और एक्सएल का जो रिजल्टेंट होता था उसी को हम कहते थे जेड। ये क्या बन जाएगा आपका जेड, और जिधर जेड होता था उसी डायरेक्शन में हम बनाते थे करंट, और ये करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता था फाई। तो टेन फाई की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ टेन फाई, तो टेन फाई आपका बन जाएगा एक्सएल बाई आर। ठीक है, एक्सएल कितना हो जाएगा, तो एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2πfl, 2πfl अपॉन आर। तो देखते हैं जरा टेन फाई कितना आने वाला है। 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 200 हर्ज, एल कितना दिया है 1/पाई हेनरी, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 300 ओम। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 0 0 हो गया, तो टेन फाई 4/3 आ गया। तो जो फाई मिलेगा आपको फेज डिफरेंस, दैट इज टेन इनवर्स 4/3, और ये एंगल 53 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 53 37 के टर्म्स में दिया होता तो आंसर बनता 53 डिग्री। सो योर आंसर इज डी पार्ट। 46 क्वेश्चन में एसी वोल्टेज दिया है 200√2 साइन पाई टी। ठीक, और किसी कैपेसिटर से कनेक्ट है, और हॉट वायर एमीटर यूज कर रहे हैं। हॉट वायर एमीटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट मेजर करने का काम आता है, और वो आरएमएस करंट मेजर करता है। और पूछ रहे हैं कि करंट मेजर करने का काम आ रहा है उसकी रीडिंग क्या होगी। अब रीडिंग पूछ रहे हैं तो हम सीधे आरएमएस करंट बताएंगे। तो देखते हैं आरएमएस करंट की वैल्यू क्या आएगी। आरएमएस करंट जो होगी वो ऊपर हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज कितना होगा, तो 200√2 तो पीक वोल्टेज है, इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा। तो आरएमएस वोल्टेज हो गया 200। और अपोजिशन कितना होगा, तो अपोजिशन होगा एक्सी, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो एक्सी मैं अलग से निकाल देता हूँ, एक्सी कितना आएगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है, तो ये है ओमेगा आपका, ये 100 जो है वो ओमेगा है, और सी कितना है 1 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻6। तो जो एक्सी है वो 10⁻4 आ गया। तो 10⁻4 से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे
तो ये 0.2 एम्पियर आ जाएगा, और 0.2 एम्पियर को आप ले सकते हो 10⁴, सॉरी एक जीरो और होगा, तो 0.02 आ जाएगा, ये 0.02 एम्पियर आ जाएगा। और 0.02 एम्पियर को आप 20 मिली एम्पियर भी ले सकते हो। तो ये आरएमएस करंट होगी और वही उसकी रीडिंग होगी। हॉट वायर एमीटर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 160 वोल्ट डीसी पे चलता है और 10 एम्पियर करंट मेजर करता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 160 वोल्ट उसके अक्रॉस लगाएंगे तो 10 एम्पियर करंट लेगा, तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है 16 ओम आ जाएगा। फिर उस बल्ब को हम क्या कर रहे हैं कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी से कनेक्ट किया है, तो वो फ्यूज़ हो सकता है क्योंकि वो तो अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज ले रहा है 160 वोल्ट, जबकि आपने कितना लगा दिया 200 वोल्ट। तो हमें फिर एक इंडक्टर भी लगाना पड़ेगा ताकि जो है इंडक्टर कुछ वोल्टेज शेयर कर ले तो बल्ब आपका बच जाए। तो नेट डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ एक बल्ब होगा और ये इंडक्टर है, और यहाँ हमने ये सप्लाई लगा दी है, इसमें सब कुछ आरएमएस में चल रहा है। तो ये 200 वोल्ट आरएमएस सप्लाई है, और इसके अबाउट आरएमएस कितनी होनी चाहिए 160 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आरएमएस। तो इसकी कितनी होगी आरएमएस, तो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ VL, ठीक। और फॉर्मूला पीक में आरएमएस में सब में एक ही जैसा फॉर्मूला बनता है कि नेट अप्लाइड ईएमएफ का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अगर ये पीक है तो ये तीनों ही पीक होंगे, और आरएमएस है तो तीनों ही आरएमएस होंगे। हम आरएमएस के साथ ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये आरएमएस हो जाएगा 200 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस के अबाउट आपको 160 ही चाहिए आरएमएस वैल्यू, प्लस VL स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से VL जो है वो 120 वोल्ट आ जाएगा आरएमएस वैल्यू, ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है बल्ब की करंट कितनी ले रहा है, तो करंट 10 एम्पियर ही लेगा क्योंकि 160 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज है, तो 10 एम्पियर आरएमएस करंट होगी क्योंकि 16 ओम हमने इसका 16 ओम हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया था। तो 160 वोल्ट में 10 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें भी आरएमएस करंट कितनी जाएगी 10 एम्पियर करंट जाएगी। तो इसका इंडक्टेंस पूछ रहे हैं, तो वोल्टेज पता है करंट पता है, तो हम इसका अपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज अपॉन आरएमएस करंट, दैट इज 12 ओम। अब अगर आपको एक्सएल मिल गया, और एक्सएल की वैल्यू होती क्या है, तो एक्सएल होता है 2 पाई एफ कितना है 50 हर्ट्ज इंटू एल, 2 पाई एफ एल। तो पाई की वैल्यू कह रहे हैं 3 है, पाई की वैल्यू क्या डालनी है आपको 3। तो इंडक्टेंस यहाँ से कितना मिल जाएगा 12 अपॉन 2 पाई कितना है 3, और ये हो गया 50। तो इससे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और नीचे 100 है तो 0.04 आ जाएगा। तो जो इसका इंडक्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.04 हेनरी। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे खास बात ये है कि सारी आरएमएस वैल्यू हैं। बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलता है, और बल्ब अगर फ्यूज़ होगा तो वो हीट की वजह से फ्यूज़ होगा, और हीट की वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस की वैल्यू आपको चाहिए होती है, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। 48 में कह रहे हैं कि एक ट्यूनिंग सर्किट है, रेडियो रिसीवर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और इंडक्टर 10 मिली हेनरी है, और वेरिएबल कैपेसिटर है, और 1 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स जो हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं 0.1 मिली वोल्ट। तो कैपेसिटर की वैल्यू पूछ रहे हैं कि रेजोनेंस करने के लिए कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो आपको दे ही रखी है, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पाई √LC। अब कितनी फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, और इंडक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है। इंडक्टर कितना है 10 मिली हेनरी। तो सारी वैल्यू डालो और आपको यहाँ से कैपेसिटेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी रेजोनेंस में। तो करंट रेजोनेंस में जो करंट होती है वो सिंपली होगी वोल्टेज जो लगाया है आपने, सब कुछ आरएमएस में चल रहा होगा, आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट अपॉन नेट अपोजिशन, और रेजोनेंस के केस में नेट अपोजिशन रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है। तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 1 मिली वोल्ट यानी 10⁻⁻3, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो ऐसा लग रहा है कि ये कितना आ जाएगा, अगर मैं ऊपर माइक्रो लिख लूँ, माइक्रो 50 ओम रेजिस्टेंस है, और 0.1 मिली वोल्ट है, 0.1 मिली वोल्ट है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। तो ऐसा लग रहा है कि ये 2 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, यानी ये आज आपका आ जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रही होगी उसमें आरएमएस।
सी पार्ट। फिफ्टियथ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्क्वायर वेव है और स्क्वायर वेव करंट है जो प्लस 0.5 एम्पियर और माइनस 0.5 एम्पियर के बीच में स्विच कर रही है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये किस तरह का दिखेगा आपको। ये टाइम, तो करंट इस तरह से होगी, प्लस 0.5, फिर एकदम से क्या हो जाएगी माइनस 0.5, फिर एकदम से क्या हो जाएगी ये प्लस 0.5, फिर एकदम से क्या हो जाएगी ये माइनस 0.5, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये है प्लस 0.5 और ये वैल्यू क्या है माइनस 0.5। साइनोसॉइडली वेरी करने वाली करंट नहीं है ये करंट जो है वो डायरेक्ट 0.5 से डायरेक्ट माइनस 0.5 हो जाती है। स्क्वायर वेव, इसलिए नाम क्या रखा है उन्होंने, स्क्वायर वेव है। अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर एसी एमीटर लगाया तो एसी एमीटर तो आरएमएस वैल्यू बताता है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है और आरएमएस वैल्यू बताता है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस के लिए पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर अंडर रूट चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा। तो स्क्वायर में एक चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी कि 0.5 का स्क्वायर भी 0.25 होगा और माइनस 0.5 का स्क्वायर भी 0.25 होगा। तो स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसकी वैल्यू होगी 0.25। फिर अगर मैं कहूँ स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, तो अगर कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी इतनी हो जाएगी। और फिर मैं आपसे पूछूं इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इस पर अंडर रूट चढ़ाओगे तो जो करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी वो जब आप इस पर अंडर रूट चढ़ाओगे तो प्लस 0.5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। और ये साइनोसॉइडल वेव नहीं है। जब साइनोसॉइडल वेव नहीं है तो इसमें वो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा कि पीक वैल्यू में √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू बन जाएगी, वो सब नहीं चलेगा इसमें। An ideal inductor takes a current of 10 ampere when connected to a 125 volt 50 hertz supply. The pure resistor across the same source takes 12.5 ampere current if the two are connected in series across a 100√2 volt 40 hertz supply. The current through the circuit कितनी होगी वो आपको बतानी। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आइडियल इंडक्टर 10 एम्पियर करंट ले रहा है तो उससे हम इंडक्टेंस फाइंड कर लें। करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वोल्टेज अपॉन इंडक्टर का पोजीशन जो कि एक्सएल होता है और एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2πfl। ठीक, तो यहाँ से हम एल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा एल की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, ई अपॉन 2πf(I). 125 वोल्ट की सप्लाई है, आरएमएस चल रहा होगा सब कुछ, करंट भी आरएमएस, वोल्टेज भी आरएमएस, 2π फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और करंट जो है वो 10 एम्पियर है। तो ये एल आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वरना कैंसिल कर सकें तो ये 500 हो जाएगा, ये 125, तो 125 से 500 कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स। तो जो एल है 1/8π आ गया हेनरी। ठीक, अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्योर रेजिस्टर है जो कि 125 वोल्ट से 12.5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस आपको 10 ओम पता लग जाएगा। उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, 125 वोल्ट की सप्लाई से 12.5 एम्पियर करंट ले रहा है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक, तो अब दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया है तो करंट कितनी आएगी, तो अब जो करंट आएगी आपकी, दोनों को सीरीज में लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगा दिया है, तो नेट अपोजिशन निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो अपोजिशन मिलेगा √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो पहले एक्सएल फाइंड कर लें अलग से, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो 40 हर्ट्ज हो गई है। तो सबसे पहले मैं एक्सएल फाइंड करूंगा कि अलग से एक्सएल कितना आ जाएगा। तो एक्सएल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2π, फ्रिक्वेंसी कितना है 40 हर्ट्ज, और एल कितना है 1/8π हेनरी। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे ये 5 टाइम्स, तो एक्सएल जो है वो 10 ओम आ गया। और आपका एक्सएल भी 10 ओम है, रेजिस्टेंस भी 10 ओम है, तो नेट अपोजिशन 10√2 आ जाएगा। क्लियर, तो जो नई करंट आएगी वो आ जाएगा नया वोल्टेज अपॉन नया अपोजिशन, और सब कुछ आरएमएस है। आरएमएस करंट पूछ रहे हैं, आरएमएस वोल्टेज दिया है और अपोजिशन जेड हमने 10√2 निकाल ही लिया। तो कितना है आरएमएस वोल्टेज, तो ये है 100√2। कुछ मेंशन नहीं होता तो उसको आरएमएस ही मानते हैं।
अपॉन जेड कितना आया, तो जेड आया आपका 10√2, तो जो नई आरएमएस करंट आएगी वो 10 एम्पियर हो जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उस कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स हुज वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 50 वोल्ट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, कैपेसिटेंस दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ। वोल्टेज एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वोल्टेज की बात हो रही है, और करंट एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम करंट आपसे पूछ रहे हैं। आई नॉट आपसे पूछ रहे हैं और ई नॉट आपको दिया हुआ है, तो आई इजक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। जेड जो यहाँ पे वो सिर्फ कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक्सी लिखेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यू डालोगे आपको ये मिल जाएगा। एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सी जो होगा एक्सी 1/ओमेगा सी यानी 1/2π/f(c), ये बनेगा। सारी वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक करंट एम्पलीट्यूड की एक वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 10 हेनरी का एक इंडक्टर है, उसको वोल्टेज एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट दिया है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा दिया हुआ है। आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं करंट की क्या होगी। जो करंट की आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन अपोजिशन, और अपोजिशन इंडक्टर में एक्सएल होता है और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, इस तरह से। अब आरएमएस वोल्टेज कितना होगा, तो 50 वोल्ट तो जो है वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, आरएमएस हो जाएगा अपॉन √2 कर देंगे। अपॉन ओमेगा कितना है, तो ओमेगा दिया है 1000 और एल कितना दिया है, एल दिया है 10। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 5/√2 और अपॉन 1000 है तो उसको मिली एम्पियर कर देते हैं इसको, 5/√2 मिली एम्पियर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat 3 times that of produced by direct current। ठीक है, डायरेक्ट करंट 2 एम्पियर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसका 3 गुना हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो RMS वैल्यू बताइए। तो जो AC करंट फ्लो होती है उसमें जो हीट प्रोडक्शन का रेट होता है वो होता है IRMS का स्क्वायर इंटू आर, और DC में जो है वो सिंपली I²R होता है। तो कह रहे हैं RMS करंट की प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसके, डीसी करंट। डीसी करंट कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की डीसी करंट से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। जरा देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। तो R², आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो IRMS का जो स्क्वायर बनेगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स I², I² हो जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 12। तो IRMS कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2√3 एम्पियर। डी पार्ट। वन 20 वोल्ट AC सोर्स है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.7 हेनरी। ठीक है, 120 वोल्ट का AC सोर्स है, उसको प्योर इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका इंडक्टेंस दिया है और फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज दी है और करंट पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो RMS करंट पूछ रहे होंगे, और RMS करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ERMS अपॉन जेड। जेड इंडक्टर में क्या हो जाएगा, XL, और XL होता है ओमेगा एल। तो आपके पास सब कुछ है, सारी वैल्यू डालो आपको आंसर मिलेगा। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 120 वोल्ट, ओमेगा की जगह लिखेंगे हम 2πf, एफ कितना है 60 हर्ट्ज, और एल कितना है 0.7। ठीक है, 0.7। तो इसको ऐसा करते हैं, एक पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगा, पाई को लिखते हैं 22/7। ठीक है, तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे जो बच रहा है, ऊपर बच रहा है 120 और नीचे बच रहा है 2 × 22 × 6 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, और 2 से कैंसिल करेंगे ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 10/22 5/11 आ जाएगा एम्पियर। तो 5/11 जब आप डिवाइड करोगे तो 0.455 एम्पियर आपको सी पार्ट आंसर मिल जाएगा। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। एट रेजोनेंस द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल हैव द फेज डिफरेंस। जब रेजोनेंस होगा तो सिस्टम तो ऐसे बिहेव करता है जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में रहते हैं, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो। रेजोनेंस है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें दो कॉपर केबल हैं, इक्वल लेंथ की हैं और करंट कैरी कर रहे हैं। एक में सिंगल वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और दूसरे में 10 वायर का एक बंडल है जिसमें हर किसी का एरिया A/10 है, और दोनों की हमें सूटेबिलिटी चेक करनी है AC और DC ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, तो समझिए ज़रा ढंग से। AC जो है वो सरफेस फिनोमिना है। कोई वायर है और वायर में अगर AC फ्लो हो रही है तो AC सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे फ्लो होती है, वायर के अंदर फ्लो नहीं होती है। ठीक है, मेजर हिस्सा जो है वो सरफेस पे फ्लो होता है। तो AC फ्लो करने के लिए तो हम ये कुछ चाहेंगे कि सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो AC के लिए तो वो वाला पार्ट सही है जिसमें 10 वायर हों और हर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/10 हो, ताकि सरफेस एरिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, एक मोटा वायर ना होके पतले पतले बहुत सारे वायर ले लिए, ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो AC के लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है, DC जो है DC अंदर से पास करती है, तो DC के लिए ये वाला एरिया काम का होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक सिंगल वायर है जिसका एरिया A है, या 10 पतले पतले वायर हैं जिसमें हर किसी का एरिया A/10 है। तो इस इनमें से अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 वायर हैं और हर किसी का एरिया A/10 है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 10 इंटू A/10 करोगे तो यहाँ पे भी A आ जाएगा। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी A आ जाएगा और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी A है। तो DC के लिए तो दोनों की सूटेबिलिटी बराबर है, बट AC के लिए इसकी सूटेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या बनेगा, मल्टीपल स्ट्रैंड फॉर AC एंड ईदर फॉर DC, सो योर आंसर विल बी C पार्ट। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, AC सर्किट में RMS वैल्यू IRMS दी है और पीक वैल्यू के साथ क्या रिलेशन होगा। तो प्योर सिंपल है, I0/√2 जो होता है वही IRMS होता है, B पार्ट आंसर बन जाएगा। इम्पीडेंस पूछ रहे हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस है और 4 ओम रिएक्टेंस है, और पार फैक्टर पूछ रहे हैं। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रिएक्टेंस, पार फैक्टर पूछ रहे हैं। तो इम्पीडेंस पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन हम निकाल लेते हैं। इम्पीडेंस जो होगा वो होगा √R² + X²। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट लगाओगे तो 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, पार फैक्टर निकालते हैं cos φ। तो cos φ जो होगा वो आएगा R/Z। R कितना है, R है 3 ओम और Z कितना है 5, तो 3/5 मतलब 0.6। सो योर आंसर इज B पार्ट। $60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 0.3 हेनरी का इंडक्टर और 50 ओम का रजिस्टर है। तो हम तीनों कनेक्ट किया 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई से। करंट पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रेजोनेंस पे है। तो रेजोनेंस पे तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो जरा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC। L कितना है, L है 0.3 और C कितना है 60 माइक्रोफैरड, यानी 10⁻⁻⁶। ठीक, तो ये पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा। कितना आने वाला देखते हैं जरा, 2π, और ये आपका आ जाएगा 18 को 2 अलग कर लेते हैं और 9 अलग कर लेते हैं और 10⁻⁻⁶। तो अंडर रूट के बाहर और ऊपर क्या पहुंच सकते हैं, एक तो 10⁻³ आ जाएगा ऊपर, यानी 1000 आ जाएगा, अपॉन 2π और 3 बाहर आ जाएगा एक, और √2। तो जरा देखें क्या होने वाला है, ये कितनी आने वाली है लगभग। ठीक है, क्या ये 60 हर्ट्ज के आसपास आएगी या कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके भी देख लेते हैं। तो एक बार मैं चेक करता हूँ जरा इसको कैलकुलेटर से कि कितना आने वाला। 1000 डिवाइडेड बाई 6 पाई 53 पॉइंट आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2 1.414। तो ये 37 कुछ आ रही है, 37.5 कुछ आंसर बन रहा है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये रेजोनेंस पे नहीं है। अब अगर ये रेजोनेंस पे नहीं है तो अब इसको सॉल्व करना कैलकुलेटिव, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल है Z निकालने की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है इसमें वो Z निकालने की मुश्किल है। लेकिन मुझे एक आइडिया लग रहा है, क्या, वो समझिए। जो भी आएगा Z 50 ओम से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 50 ओम तो रजिस्टर का ही है। तो अगर 50 ओम भी होता तो करंट की वैल्यू आपके आ जाती है, अगर रेजोनेंस होता तो करंट की वैल्यू आती है 120/50।
दैट मीन्स 12/5, दैट मीन्स 2.4 एम्पियर। अगर रेजोनेंस होता तो 2.4 एम्पियर आंसर होता, बट ये रेजोनेंस नहीं है तो आंसर 2.4 से कम होगा। अब 2.4 से कम होगा तो फिर से यहाँ फंस गए, यहाँ दो आंसर हैं, एक तो 2 एम्पियर भी और 1.5 एम्पियर भी। तो हमारे पास अब कोई तरीका नहीं है, अब हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा z की वैल्यू क्या होगी, √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू डालो आप, फिर यहाँ से सॉल्व करो। काफ़ी मुश्किल होने वाला है, कैलकुलेटिव होगा, कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। यहाँ से आपका z निकलेगा, जब z आ जाएगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी EMF अपॉन z, तो फिर यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर डेसिपेट पूछ रहे हैं, पावर डेसिपेट कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। अब सारी वैल्यू डालने आ रहे हैं, तो ERMS IRMS खुद क्या हो जाएगा, तो IRMS खुद हो जाएगा आपका ERMS अपॉन Z, और cos phi भी आ जाएगा R अपॉन Z। ठीक है, तो जब एक बार आप Z फाइंड कर लोगे तो RMS वोल्टेज तो आपको दिया 120 वोल्ट दिया था उसमें, और Z हमने फाइंड कर लिया, R भी आपको दिया हो, तो सारी वैल्यू डाल के तो आपको एक एवरेज पावर मिल जाएगी, कितनी हीट डेसिपेट होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो कॉइल्स हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, 240 वोल्ट की सप्लाई 50 हर्ट्ज से। ए का रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम और इंडक्टेंस, ए का रेजिस्टेंस दिया और बी का इंडक्टेंस दिया है, ठीक है, 0.02 हेनरी। द पावर कंज्यूम्ड इज 3 किलोवाट एंड पावर फैक्टर इज 0.75। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब कि जो ए है वो होगा रेजिस्टेंस, और जो बी होगा वो होगा इंडक्टेंस, ठीक है। और वो सारी वैल्यू आपको दी हुई हैं, या दोनों ही, नहीं, दोनों ही कॉइल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस है, दो ही कॉइल हैं, दोनों का रेजिस्टेंस होगा, दोनों का इंडक्टेंस होगा। तो बना लेते हैं इसको, ठीक है। मान लिया एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका मैं कह देता हूँ LA और इसका कह देते हैं LB, इसका कह देते हैं RA रेजिस्टेंस और इसका कह देते हैं RB, और ये आपकी एक सप्लाई से कनेक्टेड है इस तरह से। कितने वोल्ट की सप्लाई है, तो ये 240 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज, ठीक। पावर कंज्यूम कितना है, पावर फैक्टर दिया है, यानी cos phi आपको दिया हुआ है पूरे सिस्टम का। तो cos phi तुम्हारा हो जाएगा R अपॉन Z। तो R में जो लिखोगे, R में तो लिखोगे RA प्लस RB, ठीक। और Z में क्या जाएगा, तो Z तो पूरा ही जाएगा, तो Z जाएगा √ऑफ RA प्लस RB का होल स्क्वायर प्लस XA प्लस XB का होल स्क्वायर। ये पूरा cos phi में जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं वो जरा समझ लेते हैं। एक तो आपको ए का रेजिस्टेंस दिया हो 5 ओम, तो RA पता है 5 ओम है, RA जो है वो बेसिकली 5 ओम है, ठीक है। और B का आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है LB जो है वो दिया है 0.02 हेनरी, ठीक है। और पावर कंज्यूम दे रहे हैं 3 किलोवाट। अब पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला बनेगा ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, नेट Z जो भी बनेगा, नेट Z का स्क्वायर। तो हमारे पास दो ही अननोन है, एक अननोन LA है, एक अननोन RB है, और दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन तो बन जाएगी पावर की और एक इक्वेशन बन जाएगी cos phi की। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ से हम Z निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ से भी Z नहीं निकलेगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि टोटल R पता नहीं है। टोटल R जो होगा वो RA प्लस RB के बराबर होगा, एक R पता है। तो अब इस इक्वेशन के साथ किस तरह से डील करें, अब वो थोड़ा समझने वाली बात है, देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। cos phi जो होता है, cos phi जो होता है वो होता है नेट रेजिस्टेंस अपॉन Z। तो हम क्या कर सकते हैं, हम Z की वैल्यू उठा के यहाँ डाल सकते हैं, तो ये नेट इक्वेशन रेजिस्टेंस में मिल जाएगी। तो कम से कम रेजिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है। Z की वैल्यू उठा के हम वहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो Z की वैल्यू जैसे ही हम उठा के यहाँ डालेंगे तो देखो क्या होने वाला है, तो P इक्वल टू बन जाएगा ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर है,
और z का स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पार जो दी है वो कितनी दी है, 3 किलोवाट। जो पार दी हुई थी वो कितनी कंज्यूम पावर थी, 3 किलोवाट। और वोल्टेज कितना दिया हुआ, वोल्टेज 240 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ, पार है 3 किलोवाट यानी 3000 वाट हो गई। वोल्टेज दिया है 240, तो 240 इंटू 240 अपॉन आर। नेट आर हम निकालेंगे कैसे, कॉस फाई तुम्हारा दिया 0.75 यानी 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4। तो ये थोड़ा सॉल्व करके यहाँ से आप आर निकालोगे, और आर जो आएगा वो बेसिकली होगा आर ए प्लस आर बी, जिसमें आर ए तो आपको दिया है 5 ओम, तो यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप, आर बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा, यहाँ से आर बी आपको मिल जाएगा। अब जब आर बी मिल जाएगा तो इसका मतलब टोटल आर मिल गया। आप टोटल आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालना, कॉस फाई आपको पता है, टोटल आर पता है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, जेड। तो नेट इम्पीडेंस मिल जाएगा। फिर जेड की वैल्यू आपको यहाँ डालनी है, जेड की वैल्यू यहाँ डालनी है, और यहाँ से आपको एक्स ए और एक्स बी के साथ खेल खेल के, एक्स बी तो पता हुआ क्योंकि एल बी पता है आपको, तो यहाँ से आप एक्स ए फाइंड करोगे, यहाँ से जो फाइंड करोगे वो एक्स ए फाइंड करोगे, और एक्स ए फाइंड करने के बाद आपको एल ए मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी, और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, आसान नहीं है ये। तो क्वेश्चन भी इस पर टोटल 3 पूछे गए हैं। एक तो इम्पीडेंस वाला पूछा गया, एक रेजिस्टेंस वाला पूछा गया, एक कॉइल ए का इंडक्टेंस पूछा गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो प्रोसेस यही होगी जो मैंने आपको समझाया। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एसी सोर्स है कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इज 100 वाट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो एसी सोर्स प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा गया है, तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपली बन जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, ये भी चल जाएगा, या फिर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर हो जाएगा 1, तो ये दोनों फॉर्मूले चल जाएंगे। तो यूज़ कर लेते हैं हम पहला वाला फॉर्मूला। अगर हम यूज़ करें तो पावर दिया 100 वाट, और आर एम एस वोल्टेज आपको पता नहीं है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है 10, तो आर एम एस वोल्टेज 10√10 हो जाएगा, √1000 बनेगा। ठीक है, तो आर एम एस वोल्टेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √1000, ये आर एम एस वोल्टेज हो गया। ठीक, अब अगर आर एम एस वोल्टेज पता लग गया तो आर एम एस करंट भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि आर एम एस वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर के बराबर। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से करंट मिल जाएगी आपको। तो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो √10 आ जाएगा, √10। ठीक है, √10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ √10 आ जाएगा। तो जो आर एम एस करंट आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी √10 एम्पियर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The reactance of a capacitance is 50 हर्ट्ज इज 5 ओम। 50 हर्ट्ज पे 5 ओम है रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का, तो 100 हर्ट्ज पे क्या होगा। तो जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस होता है एक्स सी, तो 1/ωc होता है, यानी 1/2πfc। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो रिएक्टेंस आधा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दी, तो रिएक्टेंस जो है उसका आधा हो जाएगा, यानी आंसर बनेगा 2.5 ओम। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैज़ ए वैल्यू। पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी कब होती है, तो यूनिटी तब होगी जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस हो या फिर सर्किट रेजोनेंस पे हो। ठीक है, यूनिटी व्हेन द सर्किट कंटेन्स ओनली ए रेजिस्टेंस, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। और जीरो कब होगी, जीरो तब होगी जब या तो सिर्फ इसमें इंडक्टर हो, या सिर्फ कैपेसिटर हो, या सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हो, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है, तो असली आंसर बनेगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 200 वोल्ट की एसी सोर्स लगाया हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 ओम है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सएल और एक्सी बराबर हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, तो ये तो आ गया रेजोनेंस पे, और जब ये रेजोनेंस पे आ गया तो नेट अप्लाइड वोल्टेज आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही नजर आएगा, क्योंकि वीसी और वीएल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो वो 200 वोल्ट हो जाएगा, डी पार्ट। और इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, वो समझिए। इसमें हम करंट निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं वी आर अपॉन आर करके। ये आर एम एस वोल्टेज, ये आर एम एस करंट। तो आर एम एस वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस 200 वोल्ट होगा पूरा का पूरा, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 20 एम्पियर की करंट आ गई।
अब जिसके और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके और निकाल सकते हो। जैसे मान लिया आपको वी एल निकालना है, तो वी एल हो जाएगा आई टाइम्स एक्स एल। ठीक, आई कितना है, आई आर एम एस करंट 20 एम्पियर है और एक्स एल जो दिया है वो 50 ओम दिया है। तो इंडक्टर के अबाउट आर एम एस वोल्टेज जो आएगा वो 1000 वोल्ट आ जाएगा। हेंस योर आंसर इज डी पार्ट। In a given circuit, the reading of voltmeter is V1 and ammeter A। V1 और A के बारे में पूछने हैं क्या रीडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी 400 वोल्ट है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज 400 वोल्ट है। तो ये तो रेजोनेंस पे आ गए, तो रेजोनेंस पे जो नेट 220 का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस नजर आएगा। तो V1 की रीडिंग 220 वोल्ट होगी, एक बात। ठीक है, V1 कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट। अब करंट कितनी जाएगी, करंट, तो करंट आप कहीं से भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस से निकालना सबसे आसान है। उसके अक्रॉस वोल्टेज है 220 वोल्ट आरएमएस वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो आरएमएस करंट आ जाएगी 2.2 एम्पियर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। इन ए LCR AC circuit of resonance, in an LCR AC circuit एट रेजोनेंस होना चाहिए। ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस हटा के, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, एट रेजोनेंस। ठीक, द करंट इज ऑलवेज इन फेज विद द वोल्टेज, खत्म, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसको ऑफ रेजोनेंस से सोचें कि रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो करंट लीड भी कर सकती है, करंट लैग भी कर सकती है, तो आंसर बनेगा मे लीड और लैग बिहाइंड द वोल्टेज। तो जैसा क्वेश्चन है इसको वैसे ही रहने देते हैं, ऑफ रेजोनेंस ही रहने देते हैं, मतलब रेजोनेंस पे नहीं है, ऑफ रेजोनेंस है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी पार्ट। द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टर थ्रू द करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टर में कोई पावर डेसिपेशन नहीं होता है, कोई हीट डेसिपेशन नहीं होता है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर इज ऑलवेज 0। डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो इनवर्स होता है, एक्सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf, यहाँ फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख रहे हैं तो 2π न्यू सी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो ग्राफ बनेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज सोर्स। एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन सही है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा एल होता है और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf या फिर फ्रीक्वेंसी न्यू एल। तो ये y इक्वल टू एम एक्स जैसा रिलेशन है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट आंसर बन जाएगा। इन एन AC सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर इन सीरीज, the current is found to be maximum when the inductance is 0.5 Henry and the capacitance is 8 microfarad. The angular frequency of AC source, angular frequency पूछ रहे हैं। अब करंट मैक्सिमम है, तो करंट मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस पे तभी हो सकता है जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर हो। तो बेसिकली आपसे ओमेगा नॉट ही पूछ रहे हैं कि ओमेगा नॉट कितना होगा। तो ओमेगा नॉट जो होगा वो होगा 1/√LC। एल कितना है, एल है 0.5 को हम 1/2 ले सकते हैं, और सी कितना है 8 माइक्रोफैरड, यानी 8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो ऊपर 10⁻+6 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 का मतलब 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न है और सेकेंडरी में 250 टर्न है, और पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज 28 वोल्ट। तो आरएमएस पूछ रहे हैं सेकंड का, तो सबसे पहले आरएमएस के टर्म्स में ही आंसर निकालते हैं हम। तो जो सेकेंडरी में आरएमएस वोल्टेज होगा अपॉन प्राइमरी में जो आरएमएस वोल्टेज होगा, उनका रेशियो बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो सेकेंडरी में आरएमएस कितना होगा वो निकालना है, प्राइमरी का आरएमएस कितना है, तो पीक 28 तो पीक है, तो आरएमएस वैल्यू होगी 28/√2 इक्वल टू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 250 हैं, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 हैं। तो ES कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 0 कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 ये, और 28/√2, √2 को हम 1.4 ही डाल देते हैं ताकि कैंसिल आराम से हो जाएगा, तो ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा। सेकेंडरी की जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो 50 वोल्ट आ जाएगी।
ए पार्ट। 77 प्योर इंडक्टेंस में करंट क्या करता है? तो कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है प्योर कैपेसिटर में, तो प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करेगा, तो करंट लैग्स ईएमएफ बाई 90 डिग्री। सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 1000 ओम। यानी आपको क्या दिया है? आपको एक्सी दिया है जो कि होगा 1/2πfc, और f आपको निकालने को कह रहे हैं, तो f की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से, तो वो आ जाएगी 1/2πc इंटू एक्सी। सारी वैल्यू डाल देते हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 2πc कितना है? c है 5 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻⁶, और xc कितना है? तो xc है आपका 1000, तो ये 10⁻⁻2 बचेगा यहाँ पे, 1 2 3 और एक जीरो यहाँ से आ जाएगा 4, तो 10⁻⁻2 ऊपर पहुँच जाएगा 10⁻+2, तो 100/π हो जाएगा, 100/π हर्ट्ज। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Resistance R, inductance L and capacitance C are connected in series across AC source of angular frequency ओमेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है, तो समझिए जरा करंट, और अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इस एक्सिस पे मान लिया करंट है, इस एक्सिस पे मान लिया फ्रीक्वेंसी है, तो इसका डायग्राम जो है वो इस तरह का बनता है। ठीक, ये वो फ्रीक्वेंसी, ये करंट है आई नॉट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे दोनों सर्किट रेजोनेंस में होता है। ठीक है, और करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं क्योंकि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे कैपेसिटर डोमिनेटिंग होता है, एक्सी बड़ा हो जाता है एक्सएल से, और जब कैपेसिटर बड़ा है तो करंट फेज में आगे हो जाएगी। और अगर ओमेगा नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक्सएल डोमिनेटिंग हो जाता है एक्सी से, और इंडक्टर डोमिनेटिंग होगा तो करंट फेज में पीछे चली जाएगी। तो यहाँ हम जो बात चल रही है हमारी, हम ये चाहते हैं कि करंट विल लैग बिहाइंड, करंट पीछे रहे वोल्टेज आगे रहे, तो हम इस तरह के इस वाले रीजन में होना चाहेंगे, और इस वाले रीजन में होने के लिए ओमेगा नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, एसी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो एक डायग्राम चलो यहाँ बना लेंगे। आर, एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज दिए हैं 5 10, देखते हैं। आर का 5 है, एल का 10 है, आर का 5 एल का 10, याद रखना है इसको। हाँ, और सी का भी 10 है, इसका मतलब ये तो रेजोनेंस पे आ गया। आर के अबाउट 5 है, एल के अबाउट 10 है, और सी के अबाउट भी 10 है, तो एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, तो ये रेजोनेंस पे आ गया। तो नेट अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो वही होगा जो रेजिस्टेंस के अबाउट है, तो वो 5 वोल्ट हो जाएगा आपका। तो आंसर बनेगा इसका डी पार्ट। इन ए डोमेस्टिक रेडियो वी हैव ए बैंड स्विच एस एंड टर्निंग नॉब टी सो एज टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इफ एल एंड सी रेफर टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द रेजोनेट सर्किट। ठीक है, तो एस चेंजेस सी, टी ऑल्सो चेंजेस सी, और कुछ कह रहे हैं एस चेंजेस एल, टी ऑल्सो चेंजेस एल, कुछ इस तरह के ऑप्शन उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में समझते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो हमें बैंड स्विच होता है जो एक बैंड से दूसरे बैंड में स्विच करने का काम आता है, और उस बैंड के अंदर एक टर्निंग नॉब होती है, वो फाइन ट्यूनिंग करने के काम आती है। ठीक है, तो अभी बेसिकली जी के बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो टर्निंग जो नॉब है जिससे हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, एक बैंड से एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होते हैं, तो वेरिएबल कैपेसिटर की हेल्प से काम होता है। ठीक है, तो टर्निंग नॉब का जो काम होगा, जो टर्निंग नॉब है वो बेसिकली कैपेसिटर को वेरी करके होती है, जबकि एक बैंड से दूसरे बैंड में स्विच करना हो तो हम इंडक्टर को वेरी करते हैं। ठीक है, तो एक बैंड से दूसरे बैंड को जब हम स्विच करेंगे तो हम किसको वेरी करते हैं? इंडक्टर को। वैसे फ्रीक्वेंसी हम किसी को भी चेंज करके कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√LC होता है, लेकिन इंडक्टर को बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बजाय कि वेरिएबल कैपेसिटर रिलेटिवली इजी काम है। तो और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ आप यही कर सकते हो। कुछ रेडियो ऐसे भी आते थे जिसमें इंडक्टर का वेरिएशन किया जाता था फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए, और उसमें करते कैसे थे, उसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होती थी वो ये होती थी, जैसे मान लीजिए इंडक्टर है और उसके अंदर ये आयरन कोर है,
तो आयरन कोर को हम अंदर या बाहर करते थे। आयरन कोर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, थोड़ा और बाहर निकालोगे इंडक्टेंस और कम हो जाएगा, और पूरा बाहर खींच दोगे तो इंडक्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा अंदर मूव कराओगे तो इंडक्टेंस बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ नहीं खेलते थे हम। इसके अंदर जो हमने आयरन कोर डाला हुआ है उसकी लेंथ को एडजस्ट करके हम एल को एडजस्ट करते थे और उससे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एडजस्ट होती थी। बट ये रिलेटिवली मुश्किल काम है। तो अभी जो सिचुएशन है या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिचुएशन होती है जो रिलेटिवली सिंपल है वो ये है कि वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम पूरी एक बैंड से पूरी पूरी दूसरी बैंड में शिफ्ट होना चाहें तो उसके लिए हम अलग अलग कॉइल यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक रेडियो है, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड में भी चल रहा है, ठीक है, और मान लिया फेज जो फेज का मॉड्यूलेशन होता है पीएम, जो फेज मॉड्यूलेटेड बैंड होता है उसमें भी चल रहा है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी चल रहा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे चल रहा है वो। तो एक बैंड से पूरी तरह से पूरी दूसरी बैंड में अगर आपको शिफ्ट होना हो तो हम कॉइल बदलेंगे। लेकिन एक ही बैंड के अंदर अगर फाइन ट्यूनिंग करनी हो, एक फ्रिक्वेंसी से दूसरी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट होना हो तो हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जीके का पार्ट बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक चौक कॉइल हम प्रेफर कर रहे हैं रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर हमें करंट रिड्यूस करनी है। उसका फायदा है करंट रिड्यूस करने के लिए आप रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, बट रेजिस्टेंस जो है ना वो हीट डेसिपेट करना शुरू कर देगा, तो एनर्जी खाना शुरू कर देगा सिस्टम की। जबकि अगर आप कॉइल लगाओगे, एक इंडक्टर लगाओगे उसके साथ, तो वो भी करंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, बट वो नेट में कोई हीट डेसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। प्योर इंडक्टर नेट में हीट डेसिपेट नहीं करेगा। प्योर इंडक्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आएगा तो ठीक है, फिर उतना ज़्यादा हीट डेसिपेट नहीं करेगा जितना कि प्योर रेजिस्टेंस करता। जो थोड़ा बहुत उसके साथ रेजिस्टेंस आएगा कॉइलिंग की प्रोसेस में, बस उतनी हीट डेसिपेट होगी। तो क्या आंसर बनेगा? चौक कॉइल कंज्यूम्स मच लेस पावर, सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक ईएमएफ हमने लगाया हुआ है, ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया है और चौक कॉइल के साथ लगा रहे हैं और ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब प्योर इंडक्टर है, और करंट एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 1 एम्पियर। तो इंडक्टेंस पूछ रहे हैं कितना होगा, तो जो करंट एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपॉन अपोजिशन, दैट इज एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो देखो सब कुछ है आपके पास करंट एम्पलीट्यूड है 1 एम्पियर, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है 200 वोल्ट, ओमेगा गौर से देखो ओमेगा है 100 पाई, ये ओमेगा है 100 पाई, और ये हो गया एल आपको फाइंड करना, तो एल जो आ जाएगा वो 2/पाई हेनरी आ जाएगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में ये एवरेज पावर का फॉर्मूला दिया है VRMS IRMS इंटू cos फाई, और पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। पावर फैक्टर सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस पे क्या होगा? तो रेजोनेंस पे तो सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, सो योर आंसर इज बी पार्ट। इम्पीडेंस पूछ रहे हैं सर्किट का, उसमें एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL का स्क्वायर, और XL होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया है? 240 साइन 120t, और फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वोल्टेज पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल जाएगी, आरएमएस वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी 240/√2, तो शायद ये 170 के आसपास आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 120 जो है वो 2 पाई ओमेगा के बराबर है, वो जो कि 2 पाई एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी तो 120/2 पाई, 2 पाई होता है 6.28, तो मुझे लगता है ये तो 20 हर्ट्ज से भी कम आएगी, तो ये 19 हर्ट्ज वाला आंसर आपको मिल जाएगा, 19 हर्ट्ज और 170 वोल्ट। सो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। The same alternating current is flowing in two circuits. The first circuit contains only inductance and the other contains only capacitance. The frequency of the source is increased in both the case. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, और एक्सएल बढ़ जाएगा तो इंडक्टर वाले सर्किट में जो करंट होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्स ही कम हो जाएगा, तो कैपेसिटर वाले सर्किट का अपोजिशन कम हो जाएगा, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो एक में इंडक्टर वाले में करंट कम हो जाएगी और कैपेसिटर वाले में करंट बढ़ जाएगी। फर्स्ट सर्किट कौन सा है? फर्स्ट सर्किट इंडक्टर वाला, तो उसमें करंट कम हो जाएगी। डिक्रीजेज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीजेज इन द अदर, सो योर आंसर इज डी पार्ट। In general, in an AC circuit, average value of current is 0, एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज 0। करंट की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। अगर हम पूरे साइकिल की बात करें, किसी भी एसी सर्किट में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है और आपसे कहा एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो अगर हम पूरे साइकिल की बात करें तो वो 0 होगी, और पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो 2I0/π होती है। लेकिन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर आपने स्क्वायर कर रखा है करंट का और उसकी एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो 0 कैसे हो जाएगी? तो वो तो 0 होगी नहीं। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है इसके। बाकी दो ऑप्शंस में ये कह रहे हैं एवरेज पावर डेसिपेशन इज 0, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। फेज डिफरेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो 0 हो जाएगा। एवरेज पावर डेसिपेशन तब 0 होगा जब प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो। तो इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया है और करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जा रही है 5 सेकंड में। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा L टाइम्स di/dt। तो di/dt को अगर एवरेज के टर्म्स में लिखेंगे तो ΔI/ΔT। सारी वैल्यू डाल देते हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। L है 5 हेनरी, करंट में 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जा रही है, यानी 1 एम्पियर का चेंज आ रहा है कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो 1 वोल्ट आ रहा है, 1 वोल्ट। So your answer is C part. अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एसी जनरेटर है और वो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी आपको वैल्यू दी हुई है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 170 साइन ऑफ 377t, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2πf कर दो, अभी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो 377 इज इक्वल टू 2πf। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लें, तो ये 6.28 हो जाएगा और ये 377 है, तो 6.28 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाना चाहिए फिर। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या लगभग क्या आंसर बनेगा। तो ये 60 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, 60 हर्ट्ज के आसपास। वो इस एक ही आंसर है, तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। एक वेरिंग करंट है जो कि 10 एम्पियर से 0 हो जा रही है 0.5 सेकंड में, और एवरेज इंड्यूस ईएमएफ 220 वोल्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा L टाइम्स ΔI/ΔT। सारी वैल्यू डालो, आपको भी आंसर मिल जाएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस इसका कितना होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि LCR सीरीज सर्किट है, उसमें 120 ओम का जो है वो रेजिस्टेंस है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस 60 एंड 40 वोल्ट है। ठीक है, आराम से समझो, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस दिया है 120 ओम और वोल्टेज दिए हैं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 60 वोल्ट और इंडक्टर के अक्रॉस है 40 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी 40 वोल्ट होगा और नेट अप्लाइड जो है वो 60 वोल्ट होगा, क्योंकि रेजोनेंस पे इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाता है और नेट अप्लाइड वोल्टेज ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखाई देता है। ठीक है, अब एल और सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है, कैसे होगा वो समझो आप। देखो, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका अपोजिशन कितना होगा। अगर 160 ओम है तो 60 वोल्ट अगर आ रहा है, तो इनका जो इसका इनके अबाउट जो 40 वोल्ट आ रहा है, तो इनका अपोजिशन जो है वो 80 ओम और 80 ओम होगा। कैसे निकाला? करंट सेम होगी, तो करंट चाहे आप ऐसे निकाल सकते हो VR/R करके, या तुम निकाल सकते हो VL/XL करके, या तुम निकाल सकते हो VC/XC करके, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है और ये सब RMS की बात चल रही है, सब कुछ RMS है। RMS वोल्टेज अपॉन अपोजिशन RMS करंट, करंट सब में सेम होगी। तो VR जो है, VR जो आपको दिया है वो दिया है 60 वोल्ट और R कितना है 120। तो VL जो है अगर वो 40 वोल्ट है तो XL कितना हो जाएगा? तो XL आपका 80 आ जाएगा। इसी तरह से VC भी आपका 40 होगा तो XC कितना आ जाएगा? 80। तो ये हमको पता लग गया कि XL और XC की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है आपको? 80।
अब अगर दोनों ही पता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है तो आप एल और सी की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हो। एक्स एल की जगह डालोगे ओमेगा एल, तो एल निकालना होगा तो 80 अपॉन ओमेगा कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁵ तो कितना आ जाएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 20 10⁻⁵। तो ऐसा कर लो, इसको 200 कर लो, या चलो 220 इंटू 10⁻⁵, तो ऐसा कर लो 0.2 कर लो, 0.2 मिली हेनरी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मिली हेनरी। बिल्कुल इसी तरह से एक्स सी की वैल्यू डालो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे, आपको एल भी मिल जाएगा और आपको सी भी मिल जाएगा। फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दिया हुआ है और 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, अमीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं। तो अमीटर की रीडिंग जो होती है वो आरएमएस करंट होती है, और आरएमएस करंट की वैल्यू होगी आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा 200 अपॉन एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा है आपका 100 और सी है आपका 1 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻⁶। तो ये आएगा 10⁻⁻4, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर हम इसको हम मिली एम्पियर में लिखें तो एक जीरो हटा के 10⁻³ कर लेते हैं, तो 20 मिली एम्पियर हो जाएगी आरएमएस करंट। बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, आर प्योर रजिस्टर है, एल प्योर इंडक्टर है, और सोर्स है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये सोर्स है, और ए इज एन एसी एमीटर, यहाँ पे ये एमीटर लगा हुआ है, K1 K2 विद ईदर K1 और K2 अलोन क्लोज। सिर्फ K1 क्लोज करें और सिर्फ K2 क्लोज करें तो एमीटर की रीडिंग आई है। इसका मतलब इसका अपोजिशन और इसका अपोजिशन सेम रहा होगा, वही मतलब हुआ कि एक्सएल और आर बराबर रहे होंगे, तभी या तो सिर्फ आर चलाओ तब भी रीडिंग आई है, जब सिर्फ एल चला रहे हो तब भी रीडिंग आई है। लेकिन जब हमने सोर्स को 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज से 100 वोल्ट 100 हर्ट्ज कर दिया, अब फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो आर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सएल डबल हो जाएगा। तो अब जो नया होगा, नया जो एक्सएल डैश होगा वो आर का डबल हो जाएगा। ठीक, तो जब K1 क्लोज होगा तब तो करंट अब भी आई ही जाएगी, लेकिन जब K2 क्लोज होगा तो वो डबल हो गया, तो करंट जो है वो I/2 जाएगी। तो K1 क्लोज होने पे करंट अभी भी आई रहेगी, K2 क्लोज होने पे उसका अपोजिशन डबल हो गया तो करंट आधी हो जाएगी I/2। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। एक LCR सर्किट है, आरएमएस वोल्टेज दिए हैं आर, एल और सी के अबाउट। आर के अबाउट 10 वोल्ट है और एल के अबाउट भी 10 वोल्ट है और सी के अबाउट 20 वोल्ट है। नेट आरएमएस वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो नेट आरएमएस में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपका √of VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। ये रिलेशन पीक वैल्यूज़ में भी आ जाती है और ये रिलेशन आरएमएस की वैल्यूज़ में भी आ जाती है। अगर ये VR, VC, VL आरएमएस वैल्यूज़ हैं तो ये जो E है वो नेट आरएमएस अप्लाइड वोल्टेज है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये 10 का स्क्वायर और ये 20 माइनस 10 का स्क्वायर, तो वो भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 10√2 वोल्ट। तो नेट अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज इज 10√2 वोल्ट। पावर फैक्टर पूछ रहे हैं, पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि पावर फैक्टर cos फाई होता है, और cos फाई डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी उसकी। इन द गिवन सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस आर एंड सी। आर और सी के अबाउट जो वोल्टेज होगा उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा। तो सीरीज में करंट तो सेम होगी, सीरीज में करंट क्या होगी, सेम, लेकिन रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ होता है, जबकि कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है। तो कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के वोल्टेज में, 90 डिग्री। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इन द गिवन LR सर्किट सोर्स हैज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर पूछ रहे हैं क्या होगा, तो पावर फैक्टर तो cos फाई होता है और cos फाई की वैल्यू आती है R/Z, और Z बनेगा ये, तो आंसर आपका बन जाएगा सी पार्ट। ये Z होगा √of R² प्लस XL का स्क्वायर।
फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ड्यूरिंग रेजोनेंस इन एन LCR सर्किट। जब रेजोनेंस हो गया तो इसका मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सो योर आंसर विल बी 0, ए पार्ट। इन सर्किट 1 द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक फ्लो हो रही है 2 एम्पियर करंट, अल्टरनेटिंग करंट है। और दूसरे सिमिलर सर्किट में एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पियर की, वो सेम टाइम तक फ्लो हो रही है। हीट प्रोड्यूस पहले में अगर x है तो दूसरे में कितनी होगी। तो जब अल्टरनेटिंग कह रहे हैं 2 एम्पियर, तो ये कौन सी करंट माने हम, RMS, एवरेज, पीक, तो हम इसको RMS मानेंगे। और RMS करंट की वैल्यू अगर डायरेक्ट करंट के बराबर है तो दोनों में हीट बराबर प्रोड्यूस होगी। तो पहले सर्किट में अगर x हीट प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरे वाले में भी कितनी प्रोड्यूस होगी, x ही प्रोड्यूस होगी। इन एन LCR सर्किट में करंट आगे रहेगी, करंट पीछे रहेगी, सेम फेज में रहेंगे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ बातें क्लियर हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर है जिसकी वैल्यू 1/√LC होती है, तो फेज डिफरेंस होगा 0 फेज डिफरेंस होगा, ना करंट आगे होगी ना वोल्टेज आगे होगी, कोई आगे नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन अगर ओमेगा नॉट से कम है तो कैपेसिटर डोमिनेट कर जाता है, XC बड़ा होता जाता है XL से, और कैपेसिटर डोमिनेट कर गया तो करंट लीड कर जाएगी। करंट जो है कैपेसिटर का डोमिनेट कर गया तो करंट क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। लेकिन अगर ओमेगा नॉट से बड़ा हो गया तो इस केस में XL बड़ा हो जाएगा XC से, तो इंडक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो इंडक्टर डोमिनेट करने से वोल्टेज लीड कर जाएगा, तो करंट क्या कर जाएगी, करंट लैग कर जाएगी। तो ये 2-3 सिचुएशन है कि कोई लैग नहीं है, यहाँ करंट लीड कर रही है, यहाँ करंट लैग कर रही है। ठीक है, तो जरा देखते हैं अगर ओमेगा नॉट से बड़ा है तो करंट लैग कर जाएगी, तो ये वाला आंसर सही बन रहा है, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इन एन AC सर्किट विद वोल्टेज V एंड करंट I द पावर डेसिपेशन, तो पावर डेसिपेशन कितना होगा, वोल्टेज V है, अब V कुछ नहीं कहा गया तो RMS मानेंगे, करंट I है, I कुछ नहीं कहा गया तो RMS मानेंगे, तो VRMS IRMS cos phi, ये पावर डेसिपेट होगी। तो इसका आंसर जो बनेगा 103 वाले क्वेश्चन का, डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V, तो I इंटू V इंटू कॉस फाई, तो ये फेज पे भी डिपेंड करेगा, डी पार्ट आंसर बनेगा। इन एन AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, सिर्फ कैपेसिटेंस से तो करंट लीड करेगी 90 डिग्री वोल्टेज से, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। In an AC circuit, the potential difference across inductance and the resistance joined in series are 16 volt and 20 volt respectively. Total potential difference पूछ रहे हैं, तो total potential difference का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अब यहाँ C तो है नहीं, तो सिर्फ L है, तो ये बनेगा √ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। VR मतलब 20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस VL मतलब 16 का स्क्वायर 256, तो ये 656 आ गया। तो 656 जो होगा वो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 26 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, उसको हमने रेडियो सर्किट में कनेक्ट किया है 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। If the current through the capacitor branch is 2 milliampere, then the voltage across the capacitor. अब करंट दिया है आपको और उसका अपोजिशन दिया तो वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, जो करंट होगा कैपेसिटर का वो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन कैपेसिटर का पोजीशन दैट इज XC, और XC होता है 1/ωc, और ओमेगा होता है 2πf, तो ये इंटू 2πfc हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज बन जाएगा करंट अपॉन 2πfc, सारी वैल्यू डालो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 2 मिली एम्पियर यानी 2 × 10⁻³ अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरड 10⁻⁶। तो ये और ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2π आ गया, 1/2π 0.16 के आसपास आएगा। ए पार्ट आंसर बनेगा आपका। In an LCR series circuit is in resonance. The capacitance is now made 1/4. कैपेसिटेंस 1/4 कर दिया, और हम चाहते हैं कि सर्किट में रेजोनेंस जो है वो रिमेन वहीं रहे, रेजोनेंस में कोई फर्क ना पड़े, रेजोनेंस है तो रेजोनेंस बनी रहे, और कैपेसिटेंस को 1/4 कर दिया। तो कैपेसिटेंस 1/4 करेंगे तो इंडक्टर को 4 गुना करना पड़ेगा, तभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1/√LC। अब आप चाहते हो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम चल रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस बना रहे, और कैपेसिटेंस को आप चाहते हो 4 गुना करना,
कैपेसिटेंस को चाहते हो 1/4 करना, तो इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, 4 गुना, तब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट आपका रेजोनेट होता रहेगा। सो योर आंसर विल बी 4 टाइम्स, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में एक एसी सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस आर है और सीरीज में कनेक्टेड है इंडक्टेंस से, और फेज एंगल जो है वो 45 है। तो फेज एंगल जो है, अगर हम आर एल की बात करें तो आर हम यहाँ बनाते हैं, याद होगा आपको, एक्सएल यहाँ बनाते हैं, और नेट जहाँ आता है वो नेट इसका इम्पीडेंस हो जाता है, और जिधर इम्पीडेंस बनता है फेजर डायग्राम में उधर ही करंट का फेजर आ जाता है, और ये फेज एंगल बन जाता है। तो फेज एंगल 45 कह रहे हैं, तो वो तो तब हो पाएगा जब एक्सएल और आर बराबर होंगे, तब फेज एंगल कितना होगा, 45, खत्म। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी पार्ट। यही पूछ रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होगा, तो वो आर के बराबर होगा। अगले वाले में पूछ रहे थे एवरेज पावर डेसिपेशन इन ए प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर 0 डेसिपेट होती है, कोई पावर कंज्यूम करते ही नहीं है, उनका पावर फैक्टर 0 हो जाता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इन एन LCR AC सर्किट द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में कुछ भी फेज एंगल हो सकता है। रेजोनेंस पे आ गया तो 0 भी हो सकता है, करंट लीड भी कर सकती है, करंट लैग भी कर सकती है, वो तो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर का पोजीशन कितना है और इंडक्टर का पोजीशन कितना है, एक्सएल कितना है और एक्सी कितना है। तो इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड ±π/2। बिटवीन, एनी वैल्यू, बिटवीन इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि ये 3 वैल्यूज हैं, +π/4 -π/4 +π/6 -π/6, सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। चोक कॉइल इज यूज टू लिमिट हाई फ्रिक्वेंसी एसी हैज, तो चोक कॉइल है तो हमें चाहिए इंडक्टेंस बहुत अच्छा हो उसका, तो उसके लिए जो कोर डालेंगे वो हम आयरन कोर डालेंगे, डायमैग्नेटिक नहीं डालेंगे, पैरामैग्नेटिक नहीं डालेंगे, फेरोमैग्नेटिक डालेंगे, ताकि एल जो है वो बहुत अच्छा हो, और एल बहुत अच्छा होगा तो एक्सएल बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। तो हाई फ्रिक्वेंसी को, हाई फ्रिक्वेंसी तो है ही, ओमेगा बहुत ज़्यादा और एल भी हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी को बहुत अच्छा पोजीशन देगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी को वो लिमिट करने के काफ़ी बढ़िया तरीके से काम आएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है और 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और अमीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर आया था 20 मिली एम्पियर। अमीटर की रीडिंग जो होती है IRMS होती है, और IRMS की वैल्यू होगी VRMS अपॉन अपोजिशन, दैट इज XC। XC की वैल्यू 1/ωc। अगले क्वेश्चन में सीरीज LCR सर्किट है, R की वैल्यू दी है और Z की वैल्यू दी है, और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं करंट और वोल्टेज के बीच में कितना हो। तो बहुत आसान है, इसको हम पावर फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे, वो सबसे आसान रहेगा। cos फाई की वैल्यू होती है R/Z, और ये जो फाई है यही फेज डिफरेंस है। R की वैल्यू है 10, Z है आपका 20, तो cos फाई आपका आ गया 1/2। इसका मतलब ये जो फाई होगा वो 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। An inductance L having a resistance R is connected to an alternating source of angular frequency ओमेगा। तो क्वालिटी फैक्टर पूछ रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर कितना है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जो आता है उसके कई सारे फॉर्मूले हैं, VL/VR भी कह सकते हो आप इसको। VL की वैल्यू क्या होगी, VL/VR की जो वैल्यू है वो XL/R के बराबर भी आ जाएगी, और XL की वैल्यू जो होगी वो होगी ωL/R। तो एक आंसर ये भी बन सकता है ωL/R। और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी डाल के तो और आंसर भी क्रिएट हो सकते हैं, बट हमें जो दिया गया है उसी से हम मैच करा लेते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस आपको दिया है और इंडक्टेंस दिया हुआ है, और सीरीज में 50 साइकिल पर सेकंड के से कनेक्ट कर दिया, इंपीडेंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक्सएल निकाल लो। एक्सएल कैसे निकालोगे, एक्सएल निकालोगे ओमेगा एल, और ओमेगा कैसे निकालोगे, तो ओमेगा हो जाएगा 2πfL। पहले एक्सएल फाइंड करते हैं, 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो 50 हर्ट्ज यही फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। इनटू एल कितना है, तो एल है आपका 95.5 मिली हेनरी, यानी 10 की पावर -3। तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -1 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा 9.55 पाई, ये आ गया एक्सएल। अब अगर अपोजिशन निकालना है Z कितना होगा, तो Z जो होता है वो होता है √R का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये 9.55 इंटू पाई देखते हैं जरा कितना आने वाला है। 9.55 इंटू
तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 बन जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये 9.55 10 से थोड़ा सा कम है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 बन जाएगा। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट लगाओगे तो इम्पीडेंस 50 ओम आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इंडक्टेंस आपको 80 हेनरी दिया है, रेजिस्टेंस आपको 8 ओम दिया है और 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। टाइम कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट को बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं होता, टाइम कांस्टेंट तो सिंपल L बाई आर होता है। तो L जो है वो 40 हेनरी है और R 8 ओम है, तो ये 5 सेकंड जो है वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा आपको। डी पार्ट। अगले क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें 60 हेनरी का इंडक्टेंस है और 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो टाइम कांस्टेंट हमको मिल जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, टाइम जो कांस्टेंट है वो आपको मिल जाएगा L बाई आर, दैट इज 2 सेकेंड्स। और हमने क्या किया है कि 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है और कह रहे हैं करंट अपनी फाइनल वैल्यू का E-1/E टाइम्स कितनी देर में हो जाएगा। तो जो करंट का एक्सप्रेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ जो है वो 2 सेकंड हम निकाल लिया। अब ये करंट कितनी चाहते हैं, तो करंट चाहते हैं E-1/E टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, दैट इज आई नॉट। सॉल्व करेंगे तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ई से अगर हम डिवाइड करें तो 1 माइनस 1/E आ जाएगा और वो किसके बराबर है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 2 के बराबर है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इधर जो है वो ई रेज टू पावर माइनस 1 है और इधर क्या है, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अगर हम कंपेयर करें टी बाई 2 जो कि टाउ की वैल्यू है, अगर हम कंपेयर करें तो 1 जो है वो टी बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो टाइम जो है वो 2 सेकेंड आ जाएगा आपका। ठीक है, बी पार्ट। दूसरा, अगर आप E-1/E करोगे तो ये 0.63 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब वही पूछ रहे हैं कितनी देर में करंट अपनी फाइनल वैल्यू का 0.63 हो जाएगी। तो वो हमें डायरेक्ट याद है, वो एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है और इस केस में वो एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 2 सेकेंड आ रही। इन एन AC सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/3। अब करंट लैग कर रहा है, ठीक, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज से करंट जो है वो लैग कर रहा है। तो ऐसा तब होता है जब इंडक्टर का सर्किट होता है, यानी RL सर्किट होगा। सर्किट कैसा होगा, RL। बाकी RLC सर्किट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ RL होगा, RLC भी हो सकता है, बट उसमें इंडक्टर डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट नहीं करेगा। डोमिनेट कौन करेगा, इंडक्टर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, वरना RLC वाला भी आंसर हो सकता था। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा, सिर्फ ए पार्ट, RL सर्किट। अगले क्वेश्चन में वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अजीब तरीके से दिया गया है। किस तरह से दिया है जरा देखते हैं। वोल्टेज को उन्होंने लिखा है 100 और फिर लिखा है साइन 100 पाई टी और इंटू कॉस 100 पाई टी। ये है। अब अगर हमें इसको एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 साइन 2 थीटा, दैट इज 200 पाई टी। अब यहाँ से चीज़ें बता पाना रिलेटिवली काफ़ी आसान है, क्योंकि ये वो फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट हो गया। तो पीक वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट नहीं है भाई, 50 वोल्ट है। ठीक, एक बात, पहला ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी गौर से देखोगे 200 पाई। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे 200 पाई जो है वो होगा 2 पाई एफ के बराबर, वही तो ओमेगा है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएगी, 50 हर्ट्ज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज। तो ऐसा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिएक्टेंस कॉइल का √3 टाइम्स है उसके रेजिस्टेंस के, यानी जो कॉइल का एक्सेल है वो √3 टाइम्स है आर के। और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, tan फाई जो होता है RL सर्किट में वो होगा आपका XL बाई आर, और XL की वैल्यू √3 आर है, तो ये √3 बच जाएगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, π/3। ये फेज डिफरेंस होगा।